1857 का साल भारत के इतिहास में एक खास जगह रखता है। ये वो साल था जब हर वर्ग के भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारत की आजादी की लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत की। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह एक क्रांति थी। यह आजादी के लिए, सम्मान के लिए, खुद के शासन के लिए संघर्ष था। 1857 की घटनाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय नहीं है। इसे चुनौती दी जा सकती है, इसका विरोध किया जा सकता है। 1857 का विद्रोह एक जटिल घटना थी, जिसके कई कारण और परिणाम थे। यह ब्रिटिश नीतियों, आर्थिक शोषण और सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप के खिलाफ बढ़ते असंतोष का परिणाम था। यह भारतीय लोगों के साहस और दृढ़ता का प्रमाण था। यह निबंध 1857 की घटनाओं, इसके कारणों, इसके प्रमुख नायकों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर इसके स्थायी प्रभाव की पड़ताल करेगा। 1857 के विद्रोह को समझने के लिए हमें पहले उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। ब्रिटिश नीतियां, जो आर्थिक लालच और नस्लीय श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित थीं, भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक व्यापारिक कंपनी थी, ने धीरे धीरे भारत के विशाल हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह विस्तार क्रूर शोषण से भरा था, जिसके कारण भारतीय किसान गरीब होते गए और पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे उन्हें फायदा हुआ, लेकिन भारतीयों को नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए, लैप्स के सिद्धांत के तहत कई भारतीय राज्यों को संदिग्ध बहाने से अपने कब्जे में ले लिया गया। इस नीति को अन्यायपूर्ण और आक्रामक माना गया, जिससे शासक वर्ग में गुस्सा भड़क उठा। इसके अलावा ब्रिटिश सामाजिक सुधार, जिन्हें अक्सर भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर हमले के रूप में देखा जाता था, ने आग में घी का काम किया। सती प्रथा का उन्मूलन और पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत को कई लोगों ने भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में देखा। इन नीतियों ने बढ़ती आर्थिक तंगी के साथ मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार किया, जो विद्रोह के लिए तैयार था। विद्रोह की शुरुआत एनफील्ड राइफल को लाने से हुई। इन राइफलों के कारतूसों को जानवरों की चर्बी, खास तौर पर गाय और सुअर की चर्बी से चुपड़ा होने की अफवाह थी। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए बहुत आपत्तिजनक था, क्योंकि गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं और सुअर को मुसलमान अशुद्ध मानते हैं। सिपाही, जो पहले से ही अपने कम वेतन और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए जा रहे बुरे व्यवहार से नाखुश थे, ने इसे अपने धर्म को अपवित्र करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विवादास्पद कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इस अवज्ञा ने विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। मेरठ से यह विद्रोह तेजी से उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गई। विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित कर दिया। हफ्तों के भीतर ही विद्रोह ने उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। जिस तेजी और क्रूरता से विद्रोह फैला, उसने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। तो यह साफ था कि यह सिर्फ एक स्थानीय विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। अंग्रेजों ने, जो शुरू में बेखबर थे, विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी सेना जुटाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। भाग 4, साहस के नायक।
रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान और तात्या टोपे। 1857 का विद्रोह एक केंद्रीय रूप से संगठित आंदोलन नहीं था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आक्रोश से भड़का एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह था। हालांकि विद्रोह के दौरान कई नेता उभरे जिन्होंने विद्रोहियों को प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन किया। झांसी की रियासत की रानी रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही एक प्रतिष्ठित शख्सियत थी। अपने साहस और सैन्य कौशल के लिए जानी जाने वाली उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी फौज के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंततः युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। बरेली के एक कुशल सैन्य कमांडर बख्त खान ने दिल्ली में विद्रोही ताकतों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शहर में प्रशासन की एक प्रणाली स्थापित की और अंग्रेजों के खिलाफ रक्षा का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों के बावजूद दिल्ली अंततः अंग्रेजों के हाथों में चली गई। एक और प्रमुख नेता तात्या टोपे अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए जाने जाते थे। दिल्ली के पतन के बाद भी उन्होंने मध्य भारत में विद्रोह को जीवित रखा। वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, विद्रोहियों को संगठित करते रहे और अंग्रेजों को दूर रखते रहे। इन नेताओं ने और अनगिनत अन्य लोग जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं, ने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। वे अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए, आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए लड़े। उनकी कहानियां आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। भाग 5, विपत्ति का सामना एक साथ। विद्रोह में सामाजिक और धार्मिक सद्भाव। 1857 के विद्रोह के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक थी भारतीयों के बीच एकता। हिंदू और मुसलमान, जिन्हें अक्सर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से बांट दिया था, अपने साझा दुश्मन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यह एकता केवल धर्म तक सीमित नहीं थी। अलग अलग जातियों, क्षेत्रों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए एक साथ आए। किसानों, कारीगरों, सिपाहियों और यहां तक कि कुछ जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में हाथ मिलाया। यह एकता ब्रिटिश शासन के खिलाफ साझा आक्रोश का एक शक्तिशाली प्रमाण थी। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वे भारतीय समाज के भीतर सामाजिक और धार्मिक विभाजन का फायदा उठाकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। हालांकि 1857 के विद्रोह ने साबित कर दिया कि आजादी की साझा चाहत की तुलना में ये विभाजन सतही थे। एकता की यह भावना विद्रोह की शुरुआती सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक थी। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितना वे मानते थे। इसने भविष्य की पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने 1857 के विद्रोहियों द्वारा स्थापित एकता के उदाहरण से ताकत हासिल की। भाग 6, सिर्फ कारतूस से बढ़कर। विद्रोह के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में आर्थिक शोषण। हालांकि विद्रोह की शुरुआत विवादास्पद एनफील्ड राइफल कारतूसों से हुई थी, लेकिन इसके पीछे के कारण बहुत गहरे थे। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्षों से किए जा रहे आर्थिक शोषण का परिणाम था। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और अपने निर्मित माल के लिए बाजार में बदल दिया था। इससे पारंपरिक भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, जिससे लाखों लोग गरीबी में धकेल दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों, खासकर जमींदारी प्रथा ने किसानों को और अधिक गरीब बना दिया, जिससे वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां भी लागू की जो उनके भारतीय समकक्षों की कीमत पर ब्रिटिश व्यापारियों और व्यापारियों का पक्ष लेती थी। इस आर्थिक शोषण ने भारतीय समाज के सभी वर्गों, किसानों और कारीगरों से लेकर जमींदारों और व्यापारियों तक में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया। 1857 का विद्रोह इस आर्थिक असंतोष का ही एक रूप था।
यह आर्थिक न्याय के लिए, शोषण को समाप्त करने के लिए और भारतीयों के अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित करने के अधिकार के लिए एक आह्वान था। विद्रोह करने वाले सिपाही न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, बल्कि अपनी और अपने परिवार की आर्थिक भलाई के लिए भी लड़ रहे थे।